इकाई 2.9 कहानी। अब दूसरा चरण है प्रेमचंद और प्रसाद युग। मतलब प्रेमचंद और प्रसाद दोनों साथ साथ के राइटर्स हैं। इनके समय में और भी राइटर्स थे। इसका समय 1915 से 1936 है। मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी की विकास यात्रा में प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। जब गांधीवादी सोच उत्कर्ष पे थी, टॉप पर थी, किसका युग चल रहा था उस समय? प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ये दो राइटर ज्यादा फेमस थे, इसीलिए इसको प्रेमचंद और प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये दोनों लेखक 1910 ईस्वी के आसपास से ही लिख रहे थे, किंतु 1915 ईस्वी तक आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई, मतलब इतनी मैच्योर हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक सत्यों की कहानियों को विषय बनाया। मतलब दोनों का लिखने का ढंग अलग अलग था। प्रेमचंद जहां समाज की सच्चाई को दिखाने में लगे थे, वहीं पर जो जयशंकर प्रसाद थे वो व्यक्ति की अंदर की जो सोच थी, किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार कल्पना करता है और किस प्रकार उसका दिमाग काम करता है, उसमें कहानियां लिख रहे थे। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समांतर चलता है। मतलब उस समय गांधी जी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के आंदोलन उन्होंने उस समय किए थे। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। गांधी जी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग में आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खासकर प्रेमचंद की कहानी संसार में आदर्शवादी कहानी का ठीक ठाक अनुपात है। मतलब उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी उसमें आदर्शवादी कहानी को सही से रेशियो बना रखा है उन्होंने, मतलब एक बैलेंस बना के चले हैं। प्रेमचंद कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम रखा था धनपत राय, मतलब इनका जो रियल नेम था वो था धनपत राय, और ताऊ ने इनका नाम रखा था नवाब राय। 2 जुलाई 1900 को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने। मतलब 2 जुलाई 1900 में इनकी नौकरी लगी सरकारी मास्टर की, जो उनको 20 रुपये हर महीने मिलते थे। 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़-ए-खल्क में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। मतलब पहले क्या होता था, बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था, और वो बचपन में ही विधवा हो गई, तो उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की जो बचपन में विधवा हो गई थी, और एक नई क्रांति, सामाजिक क्रांति इन्होंने ला दी। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने इसकी 700 बची प्रतियों में आग में जलवा दिया। जो समय कलेक्टर था उन्होंने इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया, उसकी 700 कॉपीज को जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम से सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। फिर उन्होंने अपना नाम चेंज करके प्रेमचंद रख लिया, धनपत राय की जगह अपना नाम प्रेमचंद रख दिया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद नाम से उनकी सबसे पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, जो कि उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1910 में। उनकी पहली हिंदी कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर जो 1916 में आई थी उसको हिंदी की पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग इनकी हिंदी की पहली कहानी है पंच परमेश्वर, लेकिन उन्होंने हिंदी की जो पहली कहानी लिखी थी उसका नाम था सौत। ठीक है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुई वह अन्य विधाओं से प्राप्त नहीं हुई। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। अब निर्मल वर्मा और कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित प्रेमचंद रचना संचयन, जिसका प्रकाशक साहित्य अकादमी से उद्धृत है। ठीक है। सामान्यतः इनकी प्रथम उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 को माना जाता है। इनकी पहली उर्दू कहानी कौन सी है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में आई थी। किंतु कुछ विद्वानों ने इश्क़े दुनिया व हुबे वतन 1908, उनकी दूसरी कहानी आई थी इश्क़े दुनिया और हुबे वतन 1908 में। कुछ लोग इसको पहली कहानी मानते हैं, उनकी उर्दू की पहली कहानी। उर्दू और हिंदी की दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। ये दोनों कहानियां जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक हैं। अब जो सोचे वतन में इनकी कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, उसका उर्दू नाम है इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, उसी का हिंदी नाम है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, सिले मातम, शोक का पुरस्कार। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। डॉक्टर वासुदेव सिंह मानते हैं कि प्रेमचंद उपनाम से लिखित उनकी पहली कहानी ममता थी। अब वासुदेव सिंह की मानना कुछ हो रहा है, वो कहते हैं उन्होंने प्रेमचंद उपनाम से जो पहली कहानी लिखी थी वो ममता थी, लेकिन बच्चन सिंह मानते हैं कि पंच परमेश्वर थी। ठीक है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का धरातल अरबी कहानियों से प्रभावित है। दिल फिगार प्रेमी है, प्रेमिका की प्रेम कहानी के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की आज़ादी के लिए अमर बलिदान का संदेश दिया गया है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रसिद्ध कथन है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। तो प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी थी? बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र जोशी की बहुत सारी कहानियां टीवी में एज अ सीरियल भी दिखाई जाती हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। साइकोलॉजिकल सत्य जिसके अंदर दिखाई जाता है वही सबसे असरदार कहानी होती है। अब है प्रेमचंद के मुख्य कहानी संग्रह। उनके मुख्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1917 में सप्त सरोज, प्रकाशन वर्ष 1928 और कहानी संग्रह। पहला 1917 ईस्वी में सप्त सरोज, दूसरा 1917 नवनिधि, 1918 प्रेम पूर्णिमा, 1923 प्रेम पच्चीसी, 1924 प्रेम प्रसून, 1926 प्रेम द्वादशी, 1926 प्रेम प्रतिमा, 1928 प्रेम तीर्थ, 1929 पांच फूल, 1929 प्रेम प्रतिज्ञा, 1929 प्रेम चतुर्थी, 1930 प्रेम कुंज, 1930 सप्त सुमन और 1936 कफन। ये उनके मुख्य कहानी संग्रह हैं। ठीक है। अब प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानी, इनकी मुख्य कहानियां कौन सी हैं? सबसे पहले बड़े घर की बेटी 1910 1910, नमक का दौरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदा 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, ममता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, मोटे राम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलगियोझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुल्ली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। ये सारी प्रेमचंद की कहानी है। इसमें से ज़्यादातर कहानियों के ऊपर फिल्में भी बनी हैं, सीरियल्स भी बने हैं। ठीक है, मिल जाते हैं हर जगह। तो प्रेमचंद की इतनी फेमस कहानियाँ थी और ये सारी कहानियों के नाम थे और ये सब सीक्वेंस में थे। कहानियों का सीक्वेंस क्वेश्चन में पूछा जाता तो ये सारे सीक्वेंस में ही दिए गए हैं। फिर है निम्नलिखित कहानियां निम्न शैलियों में रचित है। अब कौन सी कहानी कौन सी शैली में रचित है? सबसे पहली ये शैली है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली की कहानियां हैं रामलीला, बड़े भाई साहब, विद्रोह, ढपोर शंख। संवादात्मक शैली, संवादात्मक शैली में जादू, कानूनी कुमार। डायरी शैली में लिखी है मोटे राम जी शास्त्री। पत्रात्मक शैली, इसमें कहानी लिखी है दो सखियां। आत्मकथात्मक शैली, इसमें कहानी लिखी है कुत्ते की कहानी। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्तिपथ, अलगियोझा आदि प्रेमचंद की गांधीवादी विश्वासों से प्रेरित प्रख्यात कहानियां हैं। ये गांधी से प्रेरित कहानियां थी। पंच परमेश्वर में ग्रामीण जीवन, किसानों की उदारता
और काइयापन का चित्रण है। अंत में गांधीवादी आदर्श की स्थापना है। सदगति प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। दो बैलों की कथा, ये पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। मतलब वो बैल अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। दो बैलों की कथा पढ़ा रखी, पूरी कहानी पड़ी हुई है। तो उसमें बता रखा है इंसान भी पराधीनता के विरुद्ध, जैसे एक जानवर जब संघर्ष कर सकता है तो इंसानों को भी संघर्ष करना चाहिए। तो ये स्वाधीनता के समय में लिखी गई कहानी थी। तो एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष को दिखाया गया है। पूस की रात इनकी चरम यथार्थवादी कहानियों में शुमार की जाती है। इसमें प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। अधिकांश विद्वान कफन को ही प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानते हैं, जबकि कमल किशोर गोयनका ने क्रिकेट मैच जो 1937 में आई थी उसको अंतिम कहानी माना है। मतलब ज्यादातर लोग, इनकी जो कहानी आई थी कफन, वो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है ज्यादातर लोगों की तरफ से, लेकिन कमल किशोर गोयनका मानते हैं कि इन्होंने एक और कहानी लिखी थी 1937 में, क्रिकेट मैच। ठीक है। ईदगाह बाल मनोविज्ञान संबंधी प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। इसमें एक छोटे से बच्चे अब्दुल का बताया गया कि वो अपनी दादी से कितना प्यार करता है, अपने खिलौने लेने की बजाय उसके लिए चिमटा लेके जाता है। तो इसमें बाल मनोविज्ञान संबंधी कहानी है। यह चांद में प्रकाशित हुई थी। इसमें बालक हामिद और उसकी दादी अमीना के माध्यम से गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है कि प्यार कितना बच्चे को मतलब कितना बच्चे के अंदर प्यार है कि वो खुद के एंटरटेनमेंट को छोड़कर अपनी दादी की सुविधा का ध्यान रखता है। तो उसमें दिखाया गया वात्सल्य में प्रेम दिखाया गया। कमल किशोर गोयनका लिखते हैं, प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग किया है। मैंने सबका ईदगाह कहानी के बारे में बताया। कफन प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है ये कहानी, तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्रों घीसू और उनके माध्यम से दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती। तो ये तो था प्रेमचंद के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं प्रेमचंद प्रसाद युग, तो अब है जयशंकर प्रसाद।